तो हेलो बच्चा लोग। तो फिर से आ गया हूँ वन शॉट वाले वीडियो में। ये है अपना ग्रेविटेशन डिस्कशन करेंगे। क्लास 11th का ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन जेईई मेन में नीट में पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो ये इसको अपने को कवर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की बात हो और न्यूटन साहब की जो है का डिस्कस ना होती है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, राइट। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं। उसमें दो पॉइंट मास आप लेते हो m1 और m2, राइट। उसको आपने कुछ r डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया, r डिस्टेंस प्लेस कर दिया, उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसकी जो वैल्यू होती है जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, राइट। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है आपको ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है पॉइंट मास के लिए। ठीक है। अच्छा, जितने फोर्स से ये वाला मास इसको खींच रहा है, उतने फोर्स से ये वाला भी मास जो है ना, ये वाला मास इसको भी खींच रहा है, राइट। दोनों का जो फोर्स होते हैं इक्वल एंड अपोजिट नेचर के होते हैं, राइट। मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन नेचर में क्या होते हैं, अपोजिट। ये वाला मास को ये इधर की ओर खींच रहा है, ये वाला इस मास को इधर की ओर खींच रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है। अच्छा, जी क्या है? जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय की जी स्क्वायर। इसका जो यूनिट है, यूनिट भी आपको ध्यान में रखना है, यूनिट भी ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में भी कई बार जो है ना पूछ लेता था, आपको भी वो भी ध्यान में रखना चाहिए। दो मास लिया आपने, एक m2 मास लिया, ये ओरिजिन से कोऑर्डिनेट सिस्टम से r2 डिस्टेंस पे है, सिमिलरली ये r1 डिस्टेंस पे है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ये। अच्छा, इसको आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, वेक्टर एडिशन से ये r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये वाला इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जी m1 m2 डिवाइड बाय आर क्यू, है ना। यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में यूनिट वेक्टर तो यही तो होगा, यूनिट वेक्टर मतलब r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ r। अब देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r की वैल्यू यहाँ से, एक तो स्क्वायर था, एक r आ जाएगा, तो यहाँ पे r क्यू आ जाएंगे, ऊपर में बच जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं इसको ऐसे डिस्कशन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। ये एक सेंट्रल फोर्स है, राइट, क्योंकि सेंटर टू सेंटर एक्ट होता है। एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच में एक्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, राइट। डायरेक्टेड अलोंग लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है। अच्छा, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट, ये कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो -11 होता है, जिसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट फोर्स तब होता है जब बॉडी है ना हैवी हो, बॉडी काफी काफी ज्यादा बड़ी मास वाली हो, तब जाके सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है। दिस यही लिखा है, सिग्निफिकेंट फॉर हैवी बॉडी। दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन देम। ये दोनों के बीच में कोई भी मीडियम, आप केरोसिन डाल दो, ऑयल डाल दो, वाटर डाल दो, कुछ भी डाल दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ये फोर्स की वैल्यू अभी भी यही रहने वाली है। ठीक है। सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स मतलब आपको 50 मतलब करोड़ों मास दिया गया है, तो उस केस में आप ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबका इंडिविजुअल फोर्स का वैल्यू निकाल के आप ऐड कर दो, उसको वेक्टरली ऐड करना है, ऐसे अलजेब्रिकली ऐड नहीं करना। ठीक है। तो आप सबको जैसे देखो यहाँ पे मास लिया m1 m2 m3 सो ऑन m1। ठीक है, mn पे अपने को फोर्स निकालना है, तो फोर्स, नेट फोर्स ऑन mn कितना हो जाएगा, फोर्स बिटवीन एम एन एंड m1, इसके बीच में जो फोर्स आएगा वो कैलकुलेट कर लिए, फिर इसके बीच में जो फोर्स आएगा वो कैलकुलेट कर लिए, इसके बीच में जो फोर्स कैलकुलेट कर लिए आएगा वो कैलकुलेट कर लिए, सबको क्या कर दिया, वेक्टर के हिसाब से ऐड कर दिया, तो नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन मतलब सबको ऐड कर देना। ठीक है, सबको ऐड कर दिया यहाँ पे। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। जैसे देखिए, ये एक इमेजिनरी चीज है, इमेजिनरी लाइन से कोई मान चलो कि यहाँ पर अपने एक मास m, एक छोटा सा मास अपने पॉकेट में से निकाल के यहाँ पर रख दिया। ठीक है, पॉकेट में रख दिया, पॉकेट से निकाल के यहाँ पर रख दिया, तो ये मास जो है इधर की ओर चलना स्टार्ट कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब कोई ना कोई इस पे फोर्स लगा होगा, है ना, कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, तो फोर्स की वजह से ये चलना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये जो फोर्स लगाने के लिए एक मास और प्रेजेंट रहना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो मास होते हैं, एक तो मास आपने रखा,
है ना, इस पे फोर्स लगना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ये वाली चीजें कहीं और से आ रही है, ये वाली चीजें कोई और प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कौन सा प्रोवाइड कर रहा है? ये जो इमेजिनरी जो मास रखा गया है ना, वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने चारों तरफ कितना जो है ना मतलब ऑरा फैला के रखा हुआ, कितना इसका ना भोकाल है चारों तरफ, वो कैलकुलेट करते हैं। वही है अपने पास ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कई बार बोलते हैं लोग इसको। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोलो, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलो, सेम ही चीज है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए इसकी इफेक्ट कितना है ना, ये हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मास होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू जो होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ई की वैल्यू एफ डिवाइड बाय एम, एफ डिवाइड बाय एम। एफ मतलब इसके बीच में कितना फोर्स लगा होगा। ठीक है, या और ये फिर जाकर टेस्ट मास से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू मिल जाने वाली है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा ये एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका आपको यूनिट ध्यान में रखना है, और न्यूटन पर केजी। अच्छा ये जो टेस्ट, ये इसको कौन सा मास बोलते हैं? टेस्ट मास बोलते हैं। टेस्ट मास इसलिए मास की वैल्यू, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू काफी कम होती है। तो मास छोटा सा मास रखने का पर्पस ये है कि इस पे इफेक्ट दिखे, वो चलना इधर की ओर स्टार्ट कर दे, फोर्स दिखे आपको, इसलिए इसका मास क्या लेते हैं, छोटा सा मास लेते हैं। ठीक है, इसके फील्ड में रखने के लिए। ठीक है, तो एफ डिवाइड बाय एम। अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट मास एम, कोई मास एक एम रख दिया, इसकी वजह से यहाँ पे आर डिस्टेंस पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सा काम करेंगे। इसमें क्या करना है अपने को, पहले तो फोर्स लिख लीजिए इसके बीच में, फोर्स जी एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब ये जो टेस्ट मास रखा है आपने, टेस्ट मास, इससे आप क्या कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो है इधर की ओर खिंचाएगा। कितने फोर्स लगेंगे इस पर, जी एम वन एम टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और आपको फील्ड की वैल्यू चाहिए तो जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो अपने चारों तरफ जो भौकाल जो मचाया है, जिसकी फील्ड की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, वो है जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। निगेटिव साइन इसलिए लगाए क्योंकि ये टूवर्ड्स द मास है, राइट, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो इस डायरेक्शन को निगेटिव मानना ही पड़ेगा ना, तो मैंने जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये जो वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट मास के लिए, क्योंकि अभी पॉइंट मास के लिए कैलकुलेट किया है इसका। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू आर्क, एक आर्क है जिसका मास m है, उसका रेडियस r है। ठीक है, ये सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आपको ये ध्यान में रखना, 2gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई 2। यहाँ जो आप थीटा जो पुट करोगे, ये थीटा पुट करने वाले हो रेडियन में, अगर रेडियन में पुट नहीं करोगे तो ये चीजें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, ये थीटा रेडियन में पुट करना। अच्छा, इसी फॉर्मूले का आप विस्तार कर सकते हैं किस हिसाब से, अगर मान चलो कोई ये जो है ना आगे यहाँ तक बढ़ा दे, है ना, ये मास को और आगे बढ़ा दे, यही क्या बन जाएगा आपका, सेमी सर्कल बन जाएगा, है ना, सेमी सर्कुलर आर्क हो जाएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ क्या रख देंगे, 180 डिग्री रख देंगे। ठीक है, अच्छा इसी को मान चलो कि क्वाड्रेंट बनाना है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल आ जाएंगे, तो थीटा की वैल्यू कितना रखना है उसमें, 90 डिग्री रख देंगे। अगर इसी को पूरा चारों तरफ ऐसा मास बना दे, सर्कल बन जाएंगे, सर्कल की वजह से यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रख दें, 360 डिग्री। तो सारे केस के लिए इसमें क्या हो जाएंगे, आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, अच्छा अगर रिंग है, रिंग, ये रिंग रखे जिसका आर रेडियस है और मास m है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू पूछिए, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू पूछिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू ये होती है, कैलकुलेट तो नहीं करूंगा, जैसे बात शॉर्ट वीडियो है तो कैलकुलेट करने में टाइम जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है जी एम एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पावर 3/2, 3/2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फील्ड देखे तो इसकी जो डायरेक्शन होती है इधर की ओर होता है, अगर यहाँ पे फील्ड देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका एक ग्राफ बनता है ना, ई वर्सेज एक्स, ई वर्सेज एक्स, कहाँ पे एक्स की वैल्यू, कहाँ पे ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कहाँ पे ई का वैल्यू मिनिमम होगी। अगर आप यहाँ एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो सेंटर पे आ जाओगे, और सेंटर पे फील्ड की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हो तो इन्फिनिटी यहाँ जैसे पुट करोगे तो इन्फिनिटी का पावर 3/2, इसका मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में काफी बड़ी टर्म है, इसका मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पूरा ई की वैल्यू 0। इसका मतलब जब जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे तो फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी, इसका इफेक्ट कम होता जाएगा, इन्फिनिटी पे नियरली क्या हो जाने वाले, जीरो हो जाने वाला है। तो ये आपका ऐसा ग्राफ ध्यान में रखना। ठीक है, चलो इस वाले डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड का जो डायरेक्शन आता है निगेटिव की तरफ, इसलिए निगेटिव यहाँ पे ड्रॉ हुआ। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव लोगे तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो ऊपर में। अच्छा एक वायर है जिसका जो है ना मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया गया है, इस बोलता है यहाँ से आर डिस्टेंस गए वायर से, तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको ध्यान रखना है माइनस ऑफ 2g लैम्डा डिवाइड बाय आर होता है। ठीक है, होलो स्फेयर है या फिर सेल है ना, अंदर से खोखला है। ठीक है, तो उसका कितना होता है फील्ड, 3 पॉइंट पे इसका कैलकुलेट करते हैं, एक तो इनसाइड द होलोस्फेयर, एक तो ऑन द सरफेस ऑफ द होलोस्फेयर हैज
होलो स्फेयर और फिर जाकर आउटसाइड वाला जो पॉइंट है वहां पे कैलकुलेट करते हैं तीनों पॉइंट पे। अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में कुछ मास नहीं होता है, इसका थोड़ा डेरिवेशन डिफिकल्ट होता है, तो डेरिवेशन अभी नहीं देखना है, ठीक है। अच्छा, ई की वैल्यू अंदर में हो जाती है जीरो, सरफेस पे जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और आउटसाइड में क्या हो जाता है माइनस ऑफ जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस पे कैपिटल आर स्क्वायर और इनसाइड क्या हो जाते हैं जीरो। इसके में देखेंगे आर की वैल्यू आर इक्वल टू आर तक, मतलब सरफेस तक क्या हो जाता है, फील्ड की वैल्यू जीरो है। जैसे ही सरफेस पे जाते हैं इसकी वैल्यू माइनस ऑफ जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो जाता है और इस तरह से वेरिएशन शो होता है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर की अगर बात करें, सॉलिड स्फीयर में भी 3 पॉइंट पे, एक तो इनसाइड वाला पॉइंट जो होते हैं इसका क्या हो जाता है माइनस ऑफ जीएम आर डिवाइड बाय आर क्यूब, सरफेस पे जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, सेम ही जैसा यहाँ पे वैसा है। फिर आउटसाइड वाले पॉइंट पे आर ग्रेटर देन आर पे, सॉरी यहाँ पे क्या जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे जीएम देखो जो जैसा यहाँ पे है वैसा यहाँ पर भी है। इसका मतलब आउटसाइड वाले पॉइंट पे होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर में फील्ड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो उसको क्या मान लेना, पॉइंट मास मान लेना, राइट। जैसे पॉइंट मास के लिए होता है ना माइनस ऑफ जीएम बाय आर स्क्वायर, देखो यहाँ पर भी माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर आया, यहाँ पर भी माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर आया, लेकिन वो क्या है सिर्फ आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए है, इनसाइड वाले पॉइंट के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो इनसाइड में वेरिएशन कैसे है फील्ड का, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आया, फिर जाके यहाँ पे देखेंगे तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर है, क्या हो रहा है ना, 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर से वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे क्या है इस तरह का ऐसा कर्व बन रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस के अंदर जाते हैं या फिर अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं या फिर अर्थ जो रोटेट हो रहा है अपने एक्सिस पे, सबकी वजह से जो ग्रेविटी में चेंज आते हैं, राइट। तो वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, जो अपना पढ़ते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी वैल्यू चेंज होती है, वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। ये जो आप पढ़ते हो ये अर्थ सरफेस के आसपास की वैल्यू है, अर्थ सरफेस के आसपास जब रहते हैं तब जो जाके उसकी वैल्यू है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नथिंग बट इट इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ही है, उसका एक नया नाम दे दिया क्योंकि ये आप एक स्पेशल अर्थ के लिए डिराइव कर रहे हो, ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे निकालेंगे ई की वैल्यू, सिमिलरली एक मास को इसे क्या कर दिया इसके सरफेस के आसपास, अर्थ के सरफेस के आसपास में बैठा दिया हूं इसको, ठीक है, या फिर कोई भी प्लेनेट के आसपास इस पे सरफेस में पे मैं बैठा दिया हूं, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा जी एम एम, ये मास ऑफ प्लेनेट ये है, मास ऑफ दिस बॉडी है, और इसके बीच में डिस्टेंस आर का, राइट। तो जी एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आपको ई निकालना, ई का वैल्यू अपने को पता है, फोर्स डिवाइड बाय होता है क्या, जो टेस्ट मास है, टेस्ट मास इसको बैठाया ना बंदे को, एम से आपने डिवाइड किया, तो फोर्स डिवाइड बाय मास कर दिया, तो क्या आ जाएगा जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ई का यहाँ पे एक नया नाम दे देते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आ गया आपके पास जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसी में अगर आप मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 to the power 24 kg, जी का वैल्यू ये वाला है ना, ये सब पुट करोगे, रेडियस ऑफ 6400 किलोमीटर, ये सब पुट करोगे तो ये वाला वैल्यू इसके आसपास आपको देखने को मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो भाई सही है। अच्छा, ये हो गया अर्थ सरफेस के आसपास की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए वेरिएशन होगा जी में, जैसे जैसे आप हाइट ऊपर जाते हैं, मान चलो कि आपने हाइट ऊपर गया एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट ले लेते हैं, किसी प्लेनेट की सरफेस एच हाइट ऊपर गया तो कितना हो जाएगा जीएम डिवाइड बाय, अब देखो से क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है तो सेंटर टू सेंटर लगाएंगे, कितना हाइट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो आर हो गए, यहाँ से यहाँ तक एच है, तो आर प्लस एच का स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है भैया। आर इसमें से अगर कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, अंदर बच जाएगा 1 + h/r का होल स्क्वायर। ये भी एक आपके पास फॉर्मूले होंगे। बोलता है कि अगर h की वैल्यू काफी कम है, h की वैल्यू काफी अगर कम है तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर ले सकते 1 + h/r का पावर -2, क्योंकि h की वैल्यू काफी कम है तो 1 - 2h/r ये तभी लगाएंगे क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है, जब कुछ वैल्यू वगैरह दिया रहता है ना, आपको क्वेश्चन में पढ़ते हैं आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जैसे h की वैल्यू r/2 दिया गया है, h का वैल्यू 2r दिया है, तो उसमें उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। आर की वैल्यू एच की वैल्यू कुछ 20 किलोमीटर दिया गया है, 30 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उस केस में ये आप अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू लगा सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा उस केस में, ठीक है। अगर आप ऊपर ना जाके एच नीचे जाता है ना, बिलो द अर्थ सरफेस, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू बस आपके पास जो जो था ना यहाँ पे सॉलिड स्फेयर की ये जी एम आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, अर्थ भी तो एक सॉलिड स्फेयर ही है, सॉलिड स्फेयर, आर की वैल्यू क्या पुट कर दिया यहाँ पे, देखो एच नीचे गए, यहाँ पे एच नीचे गए, तो यहाँ से सेंटर से अपने को चाहिए डिस्टेंस, सेंटर का टोटल यहाँ से सेंटर से सरफेस तक का वैल्यू है आर, उसमें एच माइनस कर देंगे तो यही तो वैल्यू आर बचने वाला है, ये आर माइनस एच, तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे जी एम आर की जगह पर आर माइनस एच, तो
इसको जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू जी के बराबर, एक आर को अंदर भेज देंगे तो 1 माइनस एच बाय आर। इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया गया, इसको आप हमेशा यूज कर सकते हैं, ठीक है। जी इंटू 1 माइनस एच बाय आर। जी क्या है? जी है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ बोलो प्लैनेट बोलो, उस पे है ना, उसकी वैल्यू ये वाला जी एम डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर वो है। अच्छा, अर्थ जब रोटेट करती है उसकी वजह से भी जी की वैल्यू इफेक्ट होती है, राइट। उसका जो फॉर्मूला ये है जी माइनस जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू अपन ने कहाँ से लिए? इक्वेटर से थीटा की वैल्यू लिया अपन ने, राइट। अगर इक्वेटर पे ले आना है तो अपने को थीटा की वैल्यू क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। तो इक्वेटर वाले पॉइंट पे थीटा इक्वल टू जीरो, तो जी डैश की वैल्यू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर अपने को पोल पे जाना है, ये तो इक्वेटर हो गया, पोल पे जाना है तो पोल पे जाना है तो थीटा को कहाँ तक मूव करवाओगे? 90 डिग्री तक। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो आप पोल पे चले जाओगे, तो पोल पे वैल्यू कितना हो जाता है? जी डैश इक्वल टू जी। इसका मतलब पोल पे है ना एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू ज्यादा होती है कंपेरिजन कंपेरिजन टू इक्वेटर, राइट। इक्वेटर पे कम होता है पोल के रिस्पेक्ट में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। होप ये चीज समझ में आया। अभी और इसमें जो है ना पोटेंशियल एनर्जी की कहानी बाकी है, कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी की, एस्केप वेलोसिटी की बाकी, वो भी मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए मैंने अभी एक मास m लिया और m मास को स्लोली स्लोली कहाँ पे मूव करना है? a वाले पॉइंट पे मूव करना है, ठीक ठीक है। तो ये m मास को अगर स्लोली स्लोली मतलब इस तरह से मूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो, क्योंकि जो आप वर्क कर रहे हो वो वर्क जो है ना सिर्फ 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 और सिर्फ पोटेंशियल को डिफाइन करने में जाए। तो आपको ये यहाँ से यहाँ तक ये मास को ले जाना है, स्लोली लेके जाना है, तो ये जो पोटेंशियल होता है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो भी है यहाँ पे है डिवाइड बाय वही मास से आप डिवाइड कर दीजिए, जो टर्म आएगा उसी को क्या बोलेंगे अपन? पोटेंशियल बोलेंगे। पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है, चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन होता है, इसलिए मैं यहाँ पे चेंज लिखा हूँ वी ए माइनस वी बी डब्ल्यू बी टू ए में जो वर्क करना पड़ा और जो मास को ले जा रहे हैं उसी मास से आप डिवाइड कर दीजिए, तो जो टर्म आएगा उसी को अपना बोलेंगे पोटेंशियल बोलेंगे, बेसिकली इसको चेंज इन पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल अगर आपको डिफाइन करना है तो एक पोटेंशियल, एक पॉइंट पर आपको पोटेंशियल को कुछ वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि जो यूनिवर्सल एजम्पशन ये है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो मानता है, ठीक है। तो अब मान चलो कि बी वाला पॉइंट को अगर आप इन्फिनिटी की तरफ भेज दोगे, यानी इन्फिनिटी भेजो और इन्फिनिटी से ये एम मास को स्लोली स्लोली ए वाले पॉइंट पे लाओगे, तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल वी ए माइनस वी इन्फिनिटी वी ए, और वी इन्फिनिटी से ला रहा है वर्क डन कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से ए वाले पॉइंट तक लाने में, डिवाइड वो उसी मास से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया? वी इन्फिनिटी जीरो मान लिया, तो वी ए वाले पॉइंट में पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगा? work done to work done to bring a mass from infinity to a point A डिवाइड बाय वही मास से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो टर्म आया ए वाले पॉइंट में पोटेंशियल कितना आ गया? वर्क डन डिवाइड बाय मास, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। अच्छा, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट वगैरह क्या हो जाएगा? यहाँ जूल पर केजी लिखे हुए हैं। अच्छा, एक टर्म आप ये वाला भी ध्यान में रखना, कई बार आपको किसी मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करना होता है तो पूछता है कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क कितना किया, तो ये वाला फॉर्मूला से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू बी टू ए आपको सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल निकालना, उसमें आप मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो टर्म आएगा क्या हो जाएगा? वो वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास, एक पॉइंट मास है उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? पॉइंट मास ये कैपिटल एम रखे हैं, यहाँ से बोलता है आर डिस्टेंस पर अपना पोटेंशियल बताओ। आर डिस्टेंस पर आप पोटेंशियल क्या बताओगे? ये होता है माइनस ऑफ जी एम डिवाइड बाय आर। वही काम किया ये, मतलब एक एक छोटा सा मास एम है इन्फिनिटी से, जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, वहां से पी वाले पॉइंट पे ला रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डिवाइड बाय क्या कर दिया? वर्क डिवाइड बाय यही मास से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास माइनस ऑफ जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर आया, इसकी वजह से पोटेंशियल पी वाले पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ स्ट्रिक्टली वैलिड है पॉइंट मास के लिए, सारे मास के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यूनिट हो गया जूल पर केजी। चलो भाई, इतना समझ में आया। अब अपने पास एक रिंग है, रिंग के वजह से रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, उसके एक्सिस जो सेंटर है रिंग का उससे एक्स डिस्टेंस पे जो है उसी के एक्सिस पे कितना पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ जी एम डिवाइड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको सेंटर पे चाहिए तो एक्स की वैल्यू क्या कर दो? एक्स की वैल्यू अगर जीरो कर देंगे तो आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे, वहां पे पोटेंशियल हो जाएगा माइनस ऑफ जी एम बाई आर हो जाने वाला। अगर इन्फिनिटी पोटेंशियल चाहिए तो एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो। अब जैसे ही इसमें आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो समथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, मतलब इन्फिनिटी वो पोटेंशियल जीरो माने भी थे और जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो हो गया। अच्छा,
इसको आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ रहा है, माइनस ऑफ जी एम बाय आर। जैसे जैसे एक्स की ओर इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होते जा रही है, जीरो होते जा रही थी। इस तरह से इसका वी वर्सेज एक्स हो गया, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ये होलो सेल या फिर होलो स्फेयर बोलो, उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होता है। 3 पॉइंट अब हमने मार्क किया इसमें। एक तो इनसाइड वाला पॉइंट है ए, है ना। दूसरा है सरफेस वाला पॉइंट आर इक्वल टू आर वाला पॉइंट पे। एक जो है आउटसाइड वाला पॉइंट है आर ग्रेटर देन आर पे। अगर अंदर की बात करें, है ना, ये इनसाइड वाले पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है माइनस ऑफ जीएम डिवाइड बाय कैपिटल आर। माइनस ऑफ जीएम डिवाइड बाय कैपिटल आर। अगर सरफेस पे बात करें तो वही सेम पोटेंशियल होता है, क्योंकि ये जो है पूरा जो है यूनिफॉर्म पोटेंशियल पे रहते हैं अंदर में। जितने हर किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे पोटेंशियल माइनस ऑफ जीएम डिवाइड बाय कैपिटल आर होता है। और आउटसाइड वाले पॉइंट पर अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ जीएम डिवाइड बाय ये जो आर की स्मॉल आर की वैल्यू है वो उससे डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कहाँ से, यहाँ इसके सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से कांस्टेंट है। जैसे ही आप सरफेस से बाहर निकालते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप आगे की ओर जाते हो तो ये इस तरह का ग्राफ आपको दिखाई देने को मिलेगा, ठीक है। पहले कांस्टेंट है, फिर जाकर उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। चलिए, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सॉलिड स्फेयर की वजह से देखते हैं। यहाँ पर भी 3 पॉइंट हमने मार्क किया है। एक इनसाइड वाला पॉइंट ए है, फिर जाकर सरफेस वाला बी है, और आउटसाइड वाला पॉइंट सी है। इनसाइड वाला पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है, ठीक है। माइनस ऑफ जीएम डिवाइड बाय आर क्यू, ब्रैकेट में है 3r² बाय 2 माइनस ऑफ हाफ आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला आपको ध्यान में रखना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है फॉर्मूला, ठीक है। अगर सरफेस की बात करें बी वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एम बाई कैपिटल आर। सरफेस पे जो इसमें था वही इसमें है, लेकिन इनसाइड वाले पॉइंट पे इसकी चेंज हो गई। आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए दोनों की कहानी सेम है। यहाँ पर भी माइनस ऑफ जी एम डिवाइड बाई स्मॉल आर, और यहाँ पर भी माइनस ऑफ जी एम डिवाइड बाई स्मॉल आर। इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वाले पॉइंट पर आप आर की वैल्यू जीरो पे जैसे पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3/2 जी एम बाई आर। सेंटर वाले पॉइंट पे जाना है तो स्मॉल आर की वैल्यू जीरो कर दोगे तो सेंटर वाले पॉइंट पे चले जाएंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटर पे, अगेन माइनस ऑफ जी एम बाई आर, ठीक है। माइनस ऑफ जी एम बाई आर, ठीक है। अब देखो ये, अच्छा ये देखो यहाँ पे ग्राफ का जो वेरिएशन, ये यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से ये सरफेस तक जो है इसका जो वेरिएशन हो रहा है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। सम कांस्टेंट माइनस आर स्क्वायर। जैसे ही आप सेंटर से आगे भागते हो तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर से वेरी कर रहा है। मतलब सिमिलर नेचर नहीं है। यहाँ से यहाँ तक सेंटर से लेके सरफेस तक कुछ और नेचर का ग्राफ है, और यहाँ से कुछ और नेचर का ग्राफ है, ठीक है। वेरिएशन अलग अलग तरीके से है। अच्छा, रिलेशन ये वाला आपको ध्यान में रखना। रिलेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है रिलेशन, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो फील्ड क्या होता है, माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। अगर आपको एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स कर देंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दीजिए। वाई में चाहिए तो वाई के रिस्पेक्ट में, और जेड में चाहिए तो डीवी बाई डी जेड कर देंगे, तो आपके पास जेड डायरेक्शन में आ जाएगा। अच्छा, फिर आपको अगर आपसे वो पोटेंशियल चाहिए तो क्या कर दो, इसको वेक्टर फॉर्म में भी याद रखना, माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको मान चलो कि पोटेंशियल निकालना है तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इसी को, डीवी ई डी आर। इसको आपका को क्या करना है, इंटीग्रेट करोगे तो फिर जाकर पोटेंशियल भी आ जाएगा। जिस तरह से फील्ड आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आ जाने वाला है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप करने में जितना आपको वर्क करना पड़ता है, वही वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। जैसे मान चलो कि ये 2 मास सिस्टम का अपने जो है एक कॉन्फ़िगरेशन सेटअप किया, तो एक मास यहाँ पे m1 रखा हुआ था, एक मास m2 इन्फिनिटी से अपन ला रहे हैं, और इस मास से r डिस्टेंस पे उसको सेटअप कर दिया। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हुआ उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस ऑफ जी m1 m2 डिवाइड बाय r होता है, ठीक है। और मान चलो 3 मास का आपने कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, एक तो इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगा, एक तो ये वाला इसकी वजह से, या ये फिर जाके ये वाले की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, तीनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आपको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 मास था तो देखो कितने टर्म को आपने ऐड किया, 1 2 3 3 टर्म को ऐड किया। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लो 4 मास दिया रहेगा तो आपको NC2 यानी ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, और उतने टर्म जो है ना आपको ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके नेट पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कल कर पाओगे। n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये वाला ध्यान में रखना, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी प्लेनेट से फेंकते हैं, ठीक है, अगर मान चलो कि
इसको मैं ऊपर ले जाके यहाँ से मैं इसको ऐसे बिना वेलोसिटी दिए इसको छोड़ दूं, तो ये क्या करेगा, सीधा अर्थ सरफेस की ओर गिरेगा, ठीक है। अगर लेकिन कुछ वेलोसिटी से अगर आपने फेंका, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से फेंका, मतलब वो वेलोसिटी की वैल्यू जो ऑर्बिटल स्पीड है ना, ऑर्बिट करने के लिए जो स्पीड चाहिए होता है उस स्पीड को ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं। उसकी वैल्यू अगर जीरो से मतलब बड़ी है लेकिन ऑर्बिटल स्पीड से छोटी है, तो वो जो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो वो इलेप्टिकल पाथ में घूमेगा, इलेप्टिकल पाथ में घूमेगा। उसकी वैल्यू और बढ़ा दो, है ना, उसकी वैल्यू ऑर्बिटल स्पीड के बराबर कर दो, ऑर्बिटल स्पीड के बराबर कर दो तो रूट अंडर जी आर हो जाता है उसका ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। इससे इससे अगर और वैल्यू बढ़ाओगे ऑर्बिटल स्पीड से और इसकी वैल्यू बढ़ाओगे, वी ग्रेटर देन रूट अंडर जी आर, फिर से एक बार वो इलेप्टिकल पाथ लेता है, फिर से एक बार वो इलेप्टिकल पाथ लेगा। फिर इसकी वैल्यू अगर बढ़ाकर और इंक्रीज कर दो, कितना कर दो, रूट अंडर टू जी आर कर दो, है ना। रूट अंडर टू जी आर नथिंग बट इट इज अ स्केप वेलोसिटी, राइट। तो ये स्केप कर जाएगा पार्टिकल और कौन सा पाथ में मूव करेगा, वो पैराबोलिक पाथ में मूव करने वाला, ठीक है, पैराबोलिक पाथ। अगर v की वैल्यू इसके वेलोसिटी भी ज्यादा, इसके वेलोसिटी से भी ज्यादा कर देता है, v ग्रेटर देन रूट अंडर टू जी आर, उस केस में वो हाइपरबोलिक पाथ लेके जाएगा, ठीक है, हाइपरबोलिक पाथ लेके जाएगा। अच्छा, ये जो जो क्लोज पाथ है, इलेप्टिकल पाथ हो गया या फिर सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब की एनर्जी, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। टोटल एनर्जी नेगेटिव कहने का मतलब है कि सिस्टम क्या है, बॉन्डेड है, मतलब वो उसी प्लेनेट के चारों तरफ क्या करेगा, वो मूव करेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका हाइपरबोलिक और पैराबोलिक है उसमें क्या होती है, उसकी एनर्जी मतलब ग्रेटर देन जीरो है या फिर जीरो के बराबर है, तो इसलिए उसको ओपन पाथ बोलते हैं, ठीक है, ये ओपन पाथ में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एस्केप वेलोसिटी की बात करते लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी, आपके कोई प्लेनेट है, प्लेनेट की सरफेस एम मास को आपको फेंकना है, इतना वेलोसिटी से उसको फेंकना है कि वो जस्ट जो है जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस प्लेनेट के, उससे बाहर चला जाए। तो आपको जस्ट पहुंचाना है वहां पे, इन्फिनिटी पहुंचाना है, तो v की वैल्यू इन्फिनिटी जीरो हो जाना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी भी क्या होते हैं, जीरो होते हैं, है ना। इन्फिनिटी यहाँ पुट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आपको फेंकना है, इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी है, कौन कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे, और अपने साइज्यूम करते हैं कि कोई भी फ्रिक्शन वाला जो है यहाँ पे फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए अपना क्या करेंगे यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे, इनिशियल जो भी मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वही इक्वल्स टू होना चाहिए जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, तो ठीक है। इस वाले सरफेस पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइड बाय आर, है ना। ये मास क्या है, मास ऑफ प्लेनेट, माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइड बाय आर, कितने काइनेटिक एनर्जी देना है, हाफ एम, एम इसी को फेंक रहे हैं इस मास को, एम वी ई स्क्वायर। अच्छा, इन्फिनिटी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, इन्फिनिटी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो इसलिए होगी क्योंकि अपने को जस्ट वहां पे पहुंचाना है, ठीक है, वहां पे आपको घुमाना या कुछ भी नहीं करना, वहां जस्ट आपको पहुंचाना है, इसके लिए इसलिए वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो अपने पास ये इसकी वेलोसिटी एक सुंदर सा फॉर्मूला आपको आने वाला है, रूट अंडर टू जी एम डिवाइड बाई आर। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे, आर आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट अंडर टू जी आर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर अर्थ सरफेस के से अपन बात करें, किसी को अगर अर्थ सरफेस से फेंका जाए तो उसको एटलीस्ट कितनी वेलोसिटी देनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, राइट, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आप वेलोसिटी दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो स्केप करके बाहर निकल जाने वाला है, ठीक है। ये डेटा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब किसी प्लेनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करने के लिए जितना वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उस वेलोसिटी को अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए वही जो आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर, मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स, और एफ जी एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दोनों की इक्वेट करते हो तो ये आपके पास ये एक वेलोसिटी आता है, इसकी ये होता है वैल्यू रूट अंडर जी एम बाय आर, है ना, जी एम बाय आर, इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा, अगर अगर वो प्लेनेट, अगर ये या फिर ऑब्जेक्ट अगर वो अर्थ सरफेस के पास बहुत क्लोज है, अर्थ सरफेस के पास, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, आर के बराबर, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, वो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाता है, इसके आसपास आता है, कई बार 8 भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इतनी आ जाती है, ठीक है। तो अर्थ के आसपास घूमने के लिए कितना ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए आपको, 8 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास चाहिए, ठीक है। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड
टाइम पीरियड मतलब कि इसको एक बार रिवॉल्व करने कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या है, सिंपल सा आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और किस वेलोसिटी से किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, दैट इज टाइम पीरियड। 2 पाई आर इसका जो सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई वी नॉट कर देते हैं, तो ये जो फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई आर का पावर 3/2, ये आर का पावर है 3/2 डिवाइड बाई रूट अंडर जी एम, रूट अंडर जी एम। अब काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना सिंपल सा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कर दिए, वी नॉट की वैल्यू यहाँ से आगे आप पुट करोगे तो जी एम एम डिवाइड बाई 2 आर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो माइनस ऑफ जी एम एम बाई आर, टोटल एनर्जी चाहिए दोनों को ऐड कर दो, माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइड बाई 2 आर कर देंगे। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या कि किसी भी चीज को अगर एस्केप आप करवाते हैं, एस्केप करवाते हैं तो नेट एनर्जी आपको एटलीस्ट जीरो करना होता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी आपके पास माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर है। ठीक है, तो इतना ही एनर्जी आपको देना पड़ेगा, इसमें प्लस इतना ही एनर्जी कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी होता है निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी आपकी ये आ गई, इसमें आप इसी में आप माइनस साइन लगा दोगे तो जी एम एम डिवाइड बाई 2 आर आ जाने वाला है। ठीक है, जी एम एम डिवाइड बाई 2 आर आ जाने वाला है। चलिए, ठीक है, अब ये वाला एक रिलेशन, सुंदर सा रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, जो escape वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है, वीई इक्वल टू रूट रूट 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट होता है। एक कई बार जो है ना किसी सैटेलाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंकते हैं तो बोलता है कितना वेलोसिटी से उसको फेंकें कि वो जो है ना इन्फिनिटी चला जाए या स्केप कर जाए, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी नेगेटिव मींस बॉन्डेड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एनर्जी अगर नेगेटिव है तो वो बॉन्डेड है किसी न किसी सिस्टम से। ठीक है, केपलर्स की लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। केपलर साहब ने 3 इंपॉर्टेंट लॉ दिए। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट लॉ दिए, उसमें केपलर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ, तीनों लॉ है। ठीक है, केपलर का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ ऑर्बिट की बात करता है। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट की बात करता है, देख लीजिए। प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल पाथ विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। बोलता है कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ जो मूव करता है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है और सन को किसी एक फोकस पे आप मान लेते हैं, क्योंकि इलिप्स के दो फोकस होता है, तो किसी एक फोकाई पे आप मान लीजिए कि सन प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका मतलब जो स्पीड होते हैं प्लेनेट का, प्लेनेट का मास m है और सन का मास ms है। ठीक है, तो स्पीड जो आपके जो 2 पॉइंट होते हैं पेरिजी और एपोजी। ठीक है, जो सन से जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है ना, वहां पे जो प्लेनेट अगर वो मूव कर रहा है तो वहां पे जैसे ही आएगा उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। जो आपका जो सन से जो फार्देस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, वहां पे सन की जो प्लेनेट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी मिनिमम होती है स्पीड। ठीक है, अच्छा, कितनी होती है स्पीड, ये वाला फॉर्मूला आप जो है ना ध्यान में रखना, है ना। अगर आपको फार्देस्ट पॉइंट पे आपको चाहिए कितनी स्पीड से मूव करेगा, तो कम स्पीड से मूव करता है, लेस स्पीड से मूव करता है, तो जी एम एस डिवाइड बाई ए दोनों में कॉमन है। कम चाहिए स्पीड तो 1 - e कर दो ऊपर में और 1 + e कर दो नीचे में। ज्यादा स्पीड चाहिए तो ऊपर में 1 + e, नीचे में 1 - e कर देंगे तो दोनों पॉइंट की स्पीड आ जाने वाली है। ठीक है, अब केप्लर्स का जो सेकंड लॉ है जिसको लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये बोलता है कि जो एरियल वेलोसिटी उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, एरियल वेलोसिटी, मान चलिए कि ये प्लैनेट है, ये यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे t1 टाइम में पहुंचा, उस टाइम में एरिया a1 स्वेप्ट किया इसने। ठीक है, फिर जाके ये प्लैनेट ये यहाँ से यहाँ तक गया और इस टाइम में ये a2 एरिया स्वेप्ट किया है। ठीक है, तो ये बोलता है कि a1 डिवाइड बाई t1, a2 डिवाइड बाई t2 की वैल्यू कांस्टेंट होती है। मतलब ये तो क्या है, एरिया डिवाइड बाई टाइम, मतलब एरियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यही पॉइंट यहाँ हमने लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्विप्स इक्वल एरिया नहीं इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में स्विप करता है। ठीक है, अच्छा, उसी को इस वाले फॉर्म में भी आप याद रखना, डीए बाई डी टी इक्वल टू एल डिवाइड बाई 2m। m है ये प्लेनेट का मास, जो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होती है क्योंकि नेट टॉर्क इसमें क्या होता है, जीरो होता है। तो डीए बाई डी टी इक्वल टू एल बाई 2m। कैप्लस का जो थर्ड लॉ है जिसको लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये बोलता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, कोई भी प्लेनेट मूव करता है सन के चारों तरफ तो उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ मेजर एक्सिस के। ठीक है, जो क्यूब ऑफ जो सेमी मेजर एक्सिस है ना, ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या होती है, 2a होता है, इसका हाफ जो होता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर क्यूब, मतलब सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया केप्लस के तीनों लॉ हो गए। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है ना मैं इसमें डिस्कशन कर दिया हूँ कि जो ग्रेविटेशन है उसका जो है ना पूरा पूरा जो कोर कॉन्सेप्ट थे विथ कॉन्सेप्ट विथ फॉर्मूला है ना, सब के सब इसमें क्या हो गए, कवर हो गए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो कौन सा वीडियो आने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो होप ये आपको आनंद आया होगा।
देख के। तो अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।